हेलो अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई आपको मैंने ऐड कर दिया है। एक्सेप्ट किए यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे एरर दे रहा है, बासित इज अनेबल टू ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। हम भाई आप थक जाए, वो नहीं थकता भाई। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बासित भाई को ऐड करने की, आई डोंट नो, इधर मेरे पास शो नहीं हो रहे वो। 17 members, nice. You guys. ओके हमाद भाई, मुझे भी इश्यूज आ रहे थे, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कैसे हैं फ़ान सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। He's joining in a while. Sure. Assalamualaikum, वालेकुम अस्सलाम। What are the topics for today? यार जनरल डिस्कशन वगैरह होंगी, ठीक है। मेटा एड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, और और भी एजेंसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार बहुत माजरत, एक तो इंटरनेट इशू बहुत ज्यादा आ गया एकदम से ना। आई थिंक ये चल रहा है। मुझे इंटरनेट इशू
हमें बहुत पढ़ते हैं। प्रॉब्लम, हम शाम में ही बात करते, ये प्यारा पाकिस्तान है। मैं मुझे आपकी स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। हमाद, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे मोबाइल ला दो प्लीज, ताकि मैं अफान की स्क्रीन देख सकूं मेरे मोबाइल पे। ये कोई ग्लिच है इंस्टाग्राम का, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आती। तो यार एक मोबाइल देना। अच्छा, और सुनाओ, क्या चल रहा है? यार कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस वगैरह बनाया है और वही मार्केटिंग वगैरह की टीम वगैरह ग्रो कर रहा हूँ फिलहाल। जबरदस्त। यार मुझे साइलेंट करके दो, साइलेंट कर दो मोबाइल। अच्छा अच्छा, एक मिनट देना बस, मैं एक मोबाइल ले लूँ ताकि मुझे ना आपकी स्क्रीन नजर आ जाए। कोई भी खोल दो ना इंस्टाग्राम। अच्छा, मुझे अब जो है वो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। मेरे मोबाइल के ऊपर ब्लैकआउट हुआ है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको देख लेंगे। बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। डिले होके आएगा मगर थोड़ा, क्या चीज? वॉइस वगैरह डिले होके आएगी थोड़ी। हाँ, वो डिले होके आएगी, नो प्रॉब्लम। आप सुनाए क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस वही काम चल रहा है। हम भी ऑफिस में थे, तो बस यही चीजें कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं अपनी, और इसके अलावा ई कॉमर्स देख रहे हैं। आज आपसे बात भी इस चीज के ऊपर हो रही थी, तो मैंने कहा यार एक लाइव सेशन कर लिया जाए। मैं देख रहा था माशाल्लाह से आप अपनी एजेंसी भी लेके चल रहे हो, उसके बाद क्लाइंट को ग्रोथ भी दे रहे हो, उसके बाद फिर आपने कंसल्टेंसी भी देनी है, और काफी चीजें करनी है। तो मैंने कहा यार एक लाइव सेशन करते हैं, हम्म। आप और मैं बड़ी गपशप लगाते हैं। जितने कमेंट्स आते हैं इनको भी कैटर करते हैं, अगर इनको भी कमेंट्स आते हैं तो इनके सवालों के जवाब देंगे। तो पहले तो मेरे काफी सवाल थे यार, तो मुझे बताओ कि ये इतना रोएस कहाँ से अचीव करते हो आप? मुझे पता तो है वैसे, बट दूसरों के लिए भी बता दें कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप लेके आते हो, कौन सी रिसर्च है आपकी कि आपके पास इतना जबरदस्त तरीके का रोएस आता है, हमारे पास नहीं आता। क्या कहते हैं हम तो? यार हर वो चीज करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते। तो ऐसा क्या करते हैं आपके पास जकरबर्ग का नंबर है पर्सनल, क्या है? जो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर दे रहे हैं? नहीं नहीं, असल में सबसे पहले तो अगर आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है ना, तो दो चीज़ें तो लाइक समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बिना आप ना कोई रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, ना कोई सेल्स वगैरह सच कुछ होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी रिसर्च, ठीक है, कि आप रिसर्च कितनी अच्छी कर रहे हो। सेकेंडली, आपकी टेस्टिंग कितनी अच्छी है। अब मेरा क्या होता है, मैं कोई भी मार्केट में नई चीज़ देख रहा हूँ ना, कोई नई चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ या फिर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि यार ये चीज़ मार्केट में चल रही है, मैं फ़ौरन उसको जो है इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर लेता हूँ कि कर रही है नहीं कर रही, इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ मल्टीपल उसके ऊपर। तो इट इज समथिंग जहाँ पे फिर जो है ना लाइक मैं काफ़ी उन चीज़ों में काफ़ी फास्ट जा रहा होता हूँ मैं। ओके ओके ओके। यार अफान, मुझे ये भी बताना कि आपने पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स किया है, आपने अपने भी कुछ ब्रांड्स बनाए, इसके अलावा क्लाइंट्स के लिए भी काम किया, हम्म। और अभी जो एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनल है। और मेरी आपसे इस चीज़ के ऊपर बात भी हो रही थी हमारी कि जब इंटरनेशनल काम किया जाए तो इट्स बेटर कंपेरेटिव टू पाकिस्तान। बट आपके पास और मेरे पास जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स आते हैं, वो सारे पाकिस्तान के ही हैं। तो इनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? तो आगे मैं भी कुछ एड ऑन चीजें कर दूंगा कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स पकड़े जाएं, खास तौर पे जो अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रहे हैं या सर्विसेज देना चाह रहे हैं एज फ्रीलांसर। तो कहाँ से स्टार्ट करें? लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट से स्टार्ट करें या डायरेक्ट ही गोरे को जो है वो पिच करें? यार आई वुड से कि जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह जज करते हो, ठीक है? मुझे अपना पता है, ठीक है, मुझे अपना पोटेंशियल पता है, तो मैं डायरेक्ट यूएस की तरफ गया था स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है। बट बहुत से लोग हैं, इनको लगता है कि यार हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम डायरेक्ट यूएस मार्केट में जाके काम कर सकें, ठीक है। तो आप आई वुड से कि आप जो है ना पाकिस्तानी मार्केट से स्टार्ट करो, आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को पता चल जाएगा कि इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं, कि क्या रिस्क वगैरह ले रहे होते हो आप उसमें। और जिस तरह अभी हमें दिखाया जाता है, ठीक है,
कि आपने एड्स लगाए और यूं सेल्स आ गई, ठीक है। तो वो जो बबल है पूरा, वो जो ना, ROS। हाँ, तो उनको लगता है कि बहुत इजी है, मैं ऐड लगाऊंगा एंड यूं सेल्स आएंगी, हम्म। ठीक है। तो जब वो पहली दफा ऐड लगाते हैं एंड देन उनको पता चलता है यार अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, सेल तो आई नहीं, और जो आई है इसमें मैं लॉस में हूँ। तो वो चीज़ें जो है ना आपको फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग के अंदर। जब उस चीज़ से आगे लाइक वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाए ना, आपको कोई प्रोसेस पता हो, देन फिर इजी हो जाता है। लाइक अगर मुझे लेट्स से कि मैं अभी एड्स रन कर रहा हूँ ना, लेट्स से कि $10,000 खर्च हो जाते हैं और जीरो सेल्स आ रही हैं, मैं फिर भी बहुत चिल बैठूंगा। मुझे पता है कि यार बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, मैंने क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया है एंड उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर कोई न्यू भी है तो फौरन जो है ना घबरा के वो तो ऐड ही बंद कर देगा कि भाई नहीं वर्क कर रहा। आई हैव क्वेश्चन, कैन आई आस्क? बिल्कुल यार, आप लोग सवाल भी पूछो, हम लोग सिर्फ अपनी गपशप तो नहीं कर रहे, आप लोगों को जवाब भी देने हैं। बिल्कुल पूछें सवाल। अच्छा, ऊपर किसी ने पूछ रहा है कि बासित भाई आप शॉपिफाई करते हैं? बिल्कुल मैं शॉपिफाई करता हूँ। इसका थोड़ा उल्टा जवाब भी है मेरे पास, बट मैं नहीं दूंगा। यार शॉपिफाई इज अ टूल कि आपने अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना है, तो शॉपिफाई इज जस्ट अ टूल। आजकल सबने शॉपिफाई को ऐसा कुछ बना लिया है कि आप शॉपिफाई करते हैं। मैं शॉपिफाई मुझे करता है यार, मैं शॉपिफाई नहीं करता। हाँ, लोग बातें ऐसी करते हैं ना कि सर आप शॉपिफाई करते हैं, शॉपिफाई। अब कीप दैट इन माइंड कि शॉपिफाई इज अ टूल, जस्ट लाइक वर्डप्रेस इज अ टूल, वो कॉमर्स हो गया, जितने भी ये टूल हो गए, तो दिस इज अ टूल। ऐसा नहीं है कि आपने शॉपिफाई को जो है वो बहुत बड़ा बना लिया। आप शॉपिफाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक अ ब्रांड, आपने शॉपिफाई को एज अ टूल इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। ये है कि करंटली शॉपिफाई सबसे बेस्ट है, दैट्स इट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें ई कॉमर्स, तो शॉपिफाई इज नो डाउट फॉर स्केलिंग और एवरीथिंग फॉर न्यू कमर्स। वो सस्ता भी है, इतना कोई ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। न्यू कमर्स जो है वो उसमें काफी पैकेजेस होते हैं, तो हर बंदा काम कर सकता है। बट पहले समझो कि शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई इज अ टूल, ठीक है। शॉपिफाई बिजनेस नहीं है। बिजनेस ई कॉमर्स है, ब्रांड बनाना बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बेचना बिजनेस है, कस्टमर को कोई वैल्यू देना बिजनेस है। अच्छा, एक सवाल है, इज अ फनल बेटर या सेल्स कैंपेन करनी चाहिए? एक्सप्लेन अ बिट, थैंक्स। तो आप बताएं अपन, इज अ फनल आई डोंट बेटर या आई सेल्स डोंट नो कैंपेन करनी चाहिए? आई डोंट नो उसका सवाल लाइक पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। बट जहाँ तक हम्म। मुझे समझ आया है वो भाईजान पूछ रहे हैं कि जो है ना फनल बनाया जाए या फिर से लाइक दो, एक एक ऑब्जेक्टिव है, हम्म। ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान तो कोई कंपैरिजन है नहीं, पहली चीज, ठीक है। आप सेल्स कैंपेन के अंदर रहते हुए भी फनल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हम्म। तो बेहतर ये है कि आप सेल्स कैंपेन के अंदर रहते हुए फनल क्रिएट करो। हम्म। और एक मिथ जो है वो ये है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर पहले पिक्सल वार्म अप करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इंगेजमेंट कैंपेन चलानी है, या फिर कुछ कहते हैं कि यार आप ट्रैफिक कैंपेन्स वगैरह चलाओ। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल ना करो भाई, वो चीज़ें ना करो। अच्छा, ये चीजें ना आज से 5 साल पहले ना वर्क करती थी। एग्जैक्टली। मुझे ये हो गए थे 8 साल। अब जो स्ट्रेटेजी आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले भी मेरे लिए वर्क करती थी ना, वो अब ऑब्सलीट हो गई है, वो अब काम नहीं करेगी। तो लोगों को एक चीज ये समझना भी जरूरी है कि अगर मुझे, मैं अपने आप को कहता था कि यार मुझे अच्छी मार्केटिंग आती है 2 साल पहले, और मैंने उसके बाद लर्निंग खत्म कर दी है ना अपनी, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई एक ऐड भी अच्छा चलेगा, या मैं अब जितना भी अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से अपने ऑर्डर्स ला पाऊंगा। तो यार, आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग भी तभी अच्छे मार्केटर्स कहलाएंगे जब हम लोग खुद सीख रहे हो। मैं, मुझे अकाउंट को भी पता है, आई नो माई सेल्फ कि मेरी जो रिसर्च है वो किस हद तक होती है, मैं कितने लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा होता हूँ, किस ब्रांड को मॉनिटरिंग के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो जब तक रिसर्च नहीं करेंगे ना, तब तक हम एक दूसरे से पूछते ही रहेंगे। और खास तौर पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या अफान की कम्युनिटी में, मैं काफी लोगों को देख रहा होता हूँ, तो यार सवाल पूछना जो ना, ये एक आर्ट है। अगर आप सवाल ही कहीं पूछोगे ना, आपको कभी वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। तो खुदा के लिए सवाल पूछना सीखें। किसी को बुरे लगे अच्छी लगे बात, मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े मैसेजेस आते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताएं कि शॉपिफाई कैसे करते हैं। यार तुम क्या करना चाह रहे हो मुझे ये बताओ पहले।
तुम्हें भी ब्रांड बनाना है? जी सर मुझे ब्रांड बनाना है, मेरे पास लाख रुपए हैं। भाई किस नीश में बनाना है, कुछ सोचा है? नहीं नहीं सर, वो आप सोचे। तो ऐसा नहीं होता। आप थोड़ी अपनी रिसर्च करो, आप एक प्रॉपर मैसेज करोगे ना कि सर मुझे बताएं जरा फ्रेग्रेंस मार्केट के अंदर काम हो सकता है अभी या नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार कितना कंपटीशन है, कितने पैसे आप लगा सकते हैं, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो अपने एक्सपीरियंस से हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट प्लीज कोशिश करें कि सवाल सही से पूछें, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मेरे पास आजकल काफी ज्यादा मैसेज आने लगे इन टर्म्स ऑफ कि सर हमने इतने पैसे, हमने काम करना है, और बेटा किस चीज से काम करना है सर, वो आप बताएंगे। तो ऐसा ना किया सवाल तो बहुत दूर की बात है, वो सलाम करके छोड़ देते हैं बस, जाए। कि वो भाई दूसरा रिप्लाई करेंगे तो फिर हम कुछ पूछेंगे। हाँ, वो क्या आप गपशप करें उसमें फिर काम की बात निकल ही आएगी, वो ये चाह हाँ। रहे होते हैं। हाँ, तो इतना टाइम तो नहीं है ना कि बैठ के गपशप करें। बिल्कुल, इतना टाइम किसी के भाई पास नहीं है यार। मैं अपने दिन में से टाइम निकाल के जो है ना सारे मैसेजेस देख रहा होता हूँ, लेकिन रात को कभी ग्रुप में भी ज्यादातर मैं रात को 3-4 बजे एक्टिव होता हूँ। ठीक है। तो मैं बैठ के ग्रुप में ना ऊपर से स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ यार किसने क्या सवाल पूछे हैं। ठीक है, जिसका जवाब मिल गया है उसको मैं इग्नोर करता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सवाल है जिसका किसी बंदे ने जवाब दे दिया, इग्नोर कर दिया। जिसका गलत जवाब दिया मैं उसको करेक्ट करके रिप्लाई कर देता हूँ, जिसका नहीं दिया उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो मैं कर रहा था। अब एक बंदे ने सिर्फ सलाम करके छोड़ दिया, तो मैं उसको क्या रिप्लाई करूँ आगे? ऑब्वियसली आपको कोई सवाल है, उससे आप बात करो, पूरी इस डिटेल डेट पे बताओ ना। से बात करो। ये करते हैं तो मुझे जो है ना फिर कहते हैं यार अफान भाई रिप्लाई नहीं करते। हाँ, अभी भी मैसेज आया हुआ है उस्मान गनी तुम्हारा। सर आई नीड टू आस्क वन थिंग। बेटा पूछो, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरी नाक कटा रहे हो। पूछो डायरेक्ट। अच्छा, एक सवाल है, मैंने प्रोडक्ट बनाया है खुद होम डेकोर की, वो पूरी दुनिया से वो नहीं मिलेगी, और मुझे पता है ये प्रोडक्ट चलने चलेगा। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डिजाइनिंग कैंपेन, सो एनी टिप्स? यार थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि अ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, मेरा 8 साल का ई कॉम का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं अपना ब्रांड भी चला रहा हूँ, और हमारी 2.5 साल से मार्केट। हेलो। I want to know a few things. I know clothing brand and I have never run an ad. Just once. That's also someone did for me. So how can I start my initial ad thing? बासित भाई आप हैंग हो गए। पूछा आपने दिखा नहीं है तो चाहिए बोल दिया आप लोग देखें। सर जवाब मैंने जवाब दे दिया हूँ, आपका इंटरनेट चला। भाई का इंटरनेट ही चला गया सुनो। खैर जब तक वो रिज्वाइन करते हैं, मैं ऊपर एक सवाल वो है मैं वो देख लेता हूँ। लाइक अवेयरनेस कैंपेन फॉर ट्रैफिक या सीधा सेल्स? भाई सीधा सेल्स पे जाओ। अवेयरनेस वगैरह चलाने की कोई जरूरत नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। इज अ फन। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अफान भाई थिंग्स नीड एंड रिसर्च, व्हाई एंड हाउ कैन वी डू रिसर्च भाई? यार रिसर्च हर उस जगह से करो, ठीक है, जहाँ पे दूसरे मार्केटर्स वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस भी नीच के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, मैं हर ब्रांड की जो है ना अलग अलग वो कर रहा होता हूँ रिसर्च। ठीक है, और हर ब्रांड की अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग उसकी वर्किंग होती है, अलग उनकी जो है ना क्रिएटिव्स हैं, अलग स्ट्रेटजीज हैं, पूरी डिफरेंट एक वो होती है। तो हर ब्रांड की जो है ना हम डिफरेंटली कर रहे होते हैं। कुछ की हम लोग जो है ना वेबसाइट्स वगैरह देख रहे होते हैं कि यार हमारे कंपेटिटर ने किस तरह की वेबसाइट बनाई हुई है हम, ठीक है, हमारे कंपेटिटर किस तरह के एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेट्स से कि आपका कंपेटिटर ही नहीं है कोई, ऐसी ऐसे हमारे पास ब्रांड्स हैं जिनका कंपेटिटर कोई नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यार हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई नई नई चीजें लेके आए मार्केटिंग के अंदर। और जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, हम उनकी जो है ना स्ट्रेटजी तो वगैरह देख रहे होते हैं। मल्टीपल स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। एड जो कैंपेन होती हैं और वो मल्टीपल टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग कि यार क्या ये चलेगी, ये चलेगी, वो उनकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। देन
पूरी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग एक पूरा प्लान बन रहा होता है, ठीक है। एंड देन उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड होता है कि यार ठीक है, ये स्ट्रेटजी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें ये सर्टेन रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। लेट्स से कि नहीं आते तो देन हम लोग वो स्ट्रेटजी दोबारा रिक्रिएट करते हैं। यूजुअली इतना ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केसेस में होता है। या आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स। आई वांट अ क्लोथिंग ब्रांड एंड आई हैव नेवर रन एन एड। बस भाई रिजॉइन करें, मैं आपको ऐड करूं फिर। I want to know a few things on a clothing brand and have never an ad just once. That's also something different. Simply आप जो है अपने एक तो वेबसाइट वगैरह देखें, इज इट इनफ, ठीक है, कि इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आई जा सके अब, ठीक है। एंड देन आप जो है ना उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएटिव्स वगैरह बनवाएं अपने, और देन आप जो है डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे जाएं, सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करके उस पर एड्स रन करें। मैंने प्रोडक्ट बनाया खुद होम डेकोर का, कोई दुनिया में नहीं मिलेगा और मुझे पता है कि प्रोडक्ट चलेगा। यार प्रोडक्ट के मल्टीपल रिसर्च के पहले तरीके हैं कि आप जो है हर बंदे को लग रहा था मेरी प्रोडक्ट सबसे यूनिक है, ठीक है, मार्केट में नहीं है किसी के पास ये वो। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास खुद भी थी, ठीक है। एंड आई वाज लाइक मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं है, यूएस के अंदर कोई बंदा बैठ के बेच रहा था उसको, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च करो प्रॉपर, ठीक है, कीवर्ड वगैरह उसके देखो, गूगल ट्रेंड्स में देखो क्या लोग इसको वाकई सर्च कर रहे हैं कि नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या वो कोई किसी चीज का सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है ना, तो 50% उसके चांसेस वहीं ड्रॉप हो जाते हैं उस चीज की, यू नो, कैपेबिलिटी को अगर जज किया जाए तो उसी वक्त ड्रॉप हो जाता है, अगर वो कोई पेन पॉइंट या कोई इशू सॉल्व नहीं कर रहा। What important metrics to be noted? Welcome back. वेलकम बैक। यार एक तो इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। तो मैं तीन तीन इंटरनेट ऑन किए हुए बैकअप के ऊपर ना, कोई एक ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। अभी आवाज तो है मेरी? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। शुक्र है, शुक्र है। What और important metric to be noted for creative testing? हम क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए कौन से मैट्रिक्स देखने चाहिए? मेरे लिए सवाल आ, आप बताएं ना क्या क्या सवाल था, सॉरी। भाई। मैंने कहा पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कौन से हैं क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए। यार हम क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए हम सीटीआर भी देख रहे होते हैं उसका। हम ये भी देख रहे होते हैं कि वीडियो व्यूज जो है कितने परसेंट आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली एक कैंपेन लगाई थी, और रमजान की बात है ये ना। अब उस कैंपेन के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं थी, वो फुली ब्रॉड थी। और हमने मल्टीपल जो है वो उसके अंदर क्रिएटिव टेस्ट किए थे। अब मुझे ये देखना था कि मैंने एक ही क्रिएटिव की मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई थी, जिसके अंदर कैप्शन हमने मुख्तलिफ डाले हुए थे। तो यार उसमें से मुझे विनर निकालने के लिए फेसबुक भी हमें दे देता है विनर। बट हमने ये किया कि हमने एक्सक्लूड कर दिए वीडियो व्यूज। हमने 25%, 50%, 75% इस तरीके से प्रोफाइलिंग करके हमने वीडियो व्यूज एक्सक्लूड कर दिए। और हमारे पास जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आया कंपेयर टू हम उसी के ऊपर जब कैंपेन को मजीद रन कर रहे थे। इससे ये हुआ कि हमारे पास न्यू बैच ऑफ कस्टमर जो है वो फेसबुक लेके आता रहता है। तो इससे मेरी पोटेंशियल भी जो है वो कंट्रोल के अंदर रहती है। हमारे पास नंबर ऑफ जो न्यू यूजर्स हैं वो भी ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो ये चीज भी आप कर सकते हो कि अगर आप कोई यूजीसी ऐड चला रहे हो, वीडियो ऐड चला रहे हो, तो आप ये भी देखो कि आपके पास कितने परसेंट जो है वो आपकी वीडियो वॉच हो रही है। तो ये वॉच टाइम आप देख सकते हो कि 25% लोग देख रहे हैं, और 50% लोग, 75% लोग, या 100% लोग। उस हिसाब से आप उनको सेगमेंट को अलग अलग करके आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा, मजे की बाकी और बहुत सारे targets सीटीआर नहीं होते हैं दिख रहा इसके। होता। क्या चीज? मैं फॉर एग्जांपल कभी टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ ना क्रिएटिव की, मैं सीटीआर नहीं देखता। आप सीटीआर नहीं देखते ग्रेटेस्ट पे? इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक थ्रू मैं रेट, क्लिक थ्रू रेट जो है वो एक्चुअली ये बता रहा है आपको कि कितने लोगों ने आपका ऐड देख के इस पे क्लिक किया, राइट? यस। ठीक है।
अब लेट्स से कि मेरी कैंपेन लर्निंग के ऊपर है, ठीक है, हम्म, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रॉड चला रहा होता हूँ, ज़्यादातर मेरी कैंपेन ब्रॉड होती है, ठीक है। तो मैं क्योंकि एक ब्रॉड कैंपेन है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सी ऑडियंस ऐसी होती है जो कि इररेलीवेंट भी आ रही होती है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर क्लिक थ्रू रेट नोटिस करने लग जाऊंगा तो फिर वो तो जाहिर है लो आएगा ही आएगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल। रेलिवेंट ऑडियंस है जो कि मेरा ऐड देख रही है, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है क्लिक थ्रू रेट देखने का। हाँ, लेट्स से कि हम्म, मैं अब स्केलिंग की तरफ हूँ, ठीक है, मुझे हम्म, पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी एक ना अच्छी खासी मेच्योर है, ठीक है, दे नो हमारे ब्रांड के बारे में उनको पता है, और जो है दे आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उनका। देन मैं क्लिक थ्रू रेट नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार ठीक अच्छा, है, ये अब ये जो ऑडियंस है। मैंने हाँ। बिल्कुल आपको बताया ना रमजान में, तो ये वो कैंपेन्स थी, ये डेटा मैं तब मॉनिटर करता हूँ जब हमें तकरीबन एक प्रोडक्ट की कैंपेन को चलाते हुए मंथ या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। और न्यू स्टार्टिंग के अंदर कस्टमर ये चीजें नहीं देखनी होती बस। क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर जो लोग देख रहे होते हैं ना कि पहला एड रन करके एंड देन वो क्लिक थ्रू रेट देख रहे होते हैं क्योंकि किसी ने उनको बताया क्लिक थ्रू रेट देखना है, तो वो बहुत बड़ी क्लिक गलती। रेट देखना है, ऐसे तो बहुत सारे स्टैट देखने हैं, आपने रोएस भी देखना है, बट आपके ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ना आपका रोएस अच्छा हो जाएगा पहले दिन, ना आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ये डेटा देखना, और अगर आपके पास लेट सपोज 50 ऑर्डर्स आए ना, आप उसके अंदर असेसमेंट कर रहे हो कि यार मेरे कस्टमर का बिहेवियर क्या है, यार 50 ऑर्डर में क्या बिहेवियर पता चलेगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा अर्ली हो जाता है, खास तौर पे जो न्यू कमर्स है वो यही चीजें देख रहे होते हैं कि यार सीटीआर हमारा अच्छा नहीं है, हमारे पास ब्लेंडेड पेज व्यूज बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, बट आपके पास जब डेटा का साइज ही इतना छोटा है कि आप उसमें से इतनी सारी चीजें निकालना चाह रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जब डेटा का साइज बड़ा होता है तो उसमें मजा भी आता है खेलने में। अब मेरे पास अगर 10,000 कस्टमर का डेटा है, तो मैं उसमें से अगर सीटीआर निकालूं तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं अगर अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 2% की जगह 4% ले जाऊं, तो जहां मेरी 1 लाख रुपए की सेल आनी है, मैं 2 लाख रुपए की सेल पे जा सकता हूँ। बट जब मेरे पास ऑर्डर भी एक दो आ रहे हैं, तो हमें भी पता होता है कि यार जब मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं या कस्टमर आपके पास ज्यादा नहीं है, तो उस दौरान जो है वो ये आप सही कह रहे हो कि यार ये डेटा इररेलेवेंट हो जाता है। आई एग्री विद यू। अच्छा, अफान भाई सलमान भाई को भी आपने साथ ऐड कर लें लाइव में। अच्छा, इसके ऊपर तो इनिशियली हम कैसे मैट्रिक्स देखें? ऑपरेट यार इनिशियली जो है ना मैट्रिक इस तरह देखो कि आप 100% तो वो नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। तो कुछ साइंस होते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये क्रिएटिव अच्छा है या ये नहीं अच्छा, ठीक है। एक तो आपने एक तो पूरे वीक उसको चलते रहने देना है, ठीक है। मिनिमम आप एक वीक उसको दें, ठीक है, थोड़ा टाइम दें कि यार हम देखें इसको क्रिएटिव कौन सा सही चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट उसके ऊपर कोई ऐड टू कार्ड्स आने चाहिए, ठीक है, उस पर थोड़ी बहुत इंगेजमेंट आनी चाहिए, और यू नो अगर सेल वगैरह आ रही है तो वो तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है यार, ठीक है, ये एक अच्छा ऐड है। एंड बाकी जो फर्स्ट 3 सेकंड्स हैं, ठीक है, उस पर कितना रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, एंड बाकी जो वीडियो है वो कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, वो चीज़ें मैं लाजमी देखनी है। लेट्स से कि आपकी वीडियो है जिसमें सिर्फ पहले 3 सेकंड में व्यूज आ रहे हैं, एंड देन फिर बाकी जो वीडियो है 75% वो कोई नहीं देख रहा, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। हाँ, ये चीज मैंने अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू की, तो मुझे पता चला कि यार मेरी 15 सेकंड की वीडियो है, उसको भी अगर कोई 50% वॉच नहीं कर रहा, तो मेरी क्रिएटिव में कोई इशू है, या तो मैं हुक सही नहीं बना पा रहा। अगर मेरा 3% जो है वो वीडियो वॉच हो रही है, उसके बाद जो है वो मेरी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाती है, तो या तो मेरा हुक सही है, उसके बाद वीडियो में कुछ नहीं है। तो इसके हिसाब से फिर हम ऑफर्स भी देते हैं, कैप्शन भी देते हैं। अच्छा, अच्छा, एक हुक जो है ना, क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कि हुक जो है ना वो सिर्फ स्टार्टिंग में हुक करने के लिए ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है, हाँ बट इट डजंट नॉट मीन कि वो एंड तक वीडियो देखेगा, राइट। उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज वीडियो के अंदर ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, कि वो बंदा क्यूरियस हो कि यार ये चीज मुझे एंड पे इसका जवाब मिलेगा, या एंड पे मैं चीज देखूंगा, ठीक है। मे बी प्राइस वगैरह आपने बोला कि इसकी प्राइस एंड में बताएंगे, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज उसके अंदर डाल दी है कि वो बंदा
उस वीडियो के साथ स्टिक करके वो देख रहे हैं एंड पे। हम्म। अच्छा, बहुत से एड्स ऐसे होते हैं जिसमें इन फ्रंट वो आपको कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, पर बैक एंड पे कुछ चीज ऐसी हो रही है जो कंट्रोवर्शियल है, या फिर उनका लोगों का सारा फोकस उसकी तरफ है। उसकी हम्म। वजह से आपकी वीडियो व्यू ज्यादा आता है एंड इवेंचुअली आपके प्रोडक्ट भी वो देख रहे होते हैं, ठीक है। उस बिल्कुल। पे भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है। ये मैंने चीजें ट्राई की हैं एंड ये एक्चुअली वर्क करती हैं, तो सेल्स आपकी बहुत अफेक्ट होती हैं। अच्छा यार, मुझे थोड़ा सा ना अफान ये बताएं कि आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें मिनिमम बजट आप, अगर लेट सपोज आप किसी क्लाइंट को कहते हो कि यार हम मैं आपकी मार्केटिंग करता हूँ, वट एवर द कैटेगरी दे हैव, तो मिनिमम क्या बजट आप सजेस्ट करते हो उन्हें कि यार इतने पैसे जो है वो आपने स्पेंड करने हैं? यार, मैं ज्यादातर जो एड्स वगैरह रन कर रहा होता हूँ ना, वो हम्म। लाइक ये समझे कि मैंने अपनी कैटेगरी एक नीच बेस्ड कर दिया, ठीक है। उससे बाय भी क्लाइंट मैं नहीं लेता, हम्म। ठीक है, मैं डायरेक्ट मना करता हूँ नहीं, और मैं वर्क नहीं करता। मेरी जो नीच है वो है पीएल, जो यूएस के अंदर पीएल ब्रांड्स होते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो पीएल ब्रांड्स के लिए आई ऑलवेज प्रेफर, मैं उनको कहता हूँ कि मिनिमम जो है ना, आप पर डे $500 स्पेंड कर रहे हो, हम्म। ठीक है, विच इज अराउंड 15K अ मंथ, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि यार इनका कम बजट है, तो हम कहते हैं भाई नहीं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आप बोलोगे यार, अगर वो स्टार्टिंग में बजट में इशू कर रहे हैं तो फिर वो आगे जाके भी उस पर रोएंगे। तो और यार लोगों को ये चीज़ भी बताओ कि यूएस के अंदर आपको $2 और $3 के अंदर ना कन्वर्जन नहीं मिलती इतनी आसानी से। वहां पे बहुत हाई बजट लगते हैं, खास तौर पे सर्विसेज के अंदर। हमारे पास जैसे आप इस तरीके के मैसेज के सर $100 पर डे के ऊपर हमारे ऐड चला दें, या हमारा बजट ही $1000 पर डे है, वो भी उनको ज्यादा लग रहा सौ होता है। डॉलर पर डे के ऊपर अगर आप सर्विसेज का बजट लगा रहे हैं ना, तो आपको एक लीड, पोटेंशियल लीड आएगी को अराउंड 8-9 दिन के बाद, हाँ। ठीक है। तो ना, और वो भी इन्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आगे जाके फिर ऑप्टिमाइज होती रहती है, तो हो सकता है 2-3 दिन में एक आ जाए। तो ये ये है। आज शाम में ही हमारी इस चीज के ऊपर बात हो रही थी, वो जो लिंक्डइन वाला क्लाइंट था। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि मैंने उसको बड़ी समझाने की कोशिश की है इस चीज के ऊपर कि यार अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए B2B, वो भी आपका प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट भी अगर आप पकड़ लो तो यार वो कोई 1-1 लाख डॉलर, 50-50 लाख डॉलर का बनता है, बट लीड आपको अभी भी $10 $15 की क्यों चाहिए? तो अगर हम्म, आप इतने पैसे स्पेंड नहीं करना चाह रहे, कि आप कह रहे हो कि यार मैं दिन का $1000 नहीं लगा सकता और मेरी एक लीड की कॉस्ट जो है वो मैं $1000 या $500 पे नहीं करूंगा, बट जब ऑर्डर आपके पास आता है वो ऑर्डर की वैल्यू $50,000 होती है, तो यार ये तो फिर नाइंसाफी है ना। अब मेटा मेरा अपना तो नहीं है कि मैं आपको इतनी लीड्स भी ला के दे दूंगा लिंक्डइन के ऊपर। लोगों को नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने पैसों में कन्वर्जन आती हैं। ज्यादातर लोगों को मेटा का पता है, फेसबुक का पता है, उनको लगता है कि यार अगर एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेचने में कन्वर्जन कॉस्ट $3 $4 मैक्सिमम $5 आ रही है, तो आपको सर्विसेज के अंदर भी उतनी की एक लीड मिल जाएगी, विच इज नॉट इवन पॉसिबल इन मेटा। आप लिंक्डइन के ऊपर तो थोड़ी, दो लिंक्डइन इतना महंगा है। मैंने आपको बताया था कि मैंने लिंक्डइन पे एड्स लगाए थे $120 पर डे। मेरे लिंक्डइन बहुत पास एक्सपेंसिव अल्लाह है। अल्लाह गिरती थी। हम्म, उसमें भी मैं सोचता कि यार चलो कम से कम लीड तो आई है, बट वो क्वालिटी लीड होती हैं। अगर आपको एग्जैक्टली। हजारों लीड चाहिए और उसमें से क्वालिटी लीड्स आपको नहीं मिल रही, तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे कभी। तो वो आपकी कोल्ड डेटा ही हो गया एक तरीके से। में 10 तो में से 7 या 8 क्लोज होती हैं लिंक्डइन में से लिंक्डइन में से, क्योंकि ऑब्वियसली एक लीड आपको $1500 $2000 की पड़ रही है, एग्जैक्टली। उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है। इन शॉर्ट कंटेंट इज किंग, या बिल्कुल कंटेंट इज किंग। आपने अगर अपने क्रिएटिव अच्छे कर लिए तो आप गंदी मार्केटिंग करके भी जो है वो ऑर्डर्स लेके आ सकते हो। अगर आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, आपके क्रिएटिव्स अच्छे नहीं है, आपका एड अच्छा नहीं है, तो ब्रदर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आने। तो वरना मैं आपको देता हूँ वीडियोस और आपको अच्छे बजट भी दूंगा, आप करें कितनी अच्छी टारगेटिंग करनी है आपने, कितना डेटा चाहिए, बट यू विल स्टिल स्ट्रगल, क्योंकि आपके क्रिएटिव्स ही अच्छे नहीं है। कस्टमर को आपकी टारगेटिंग नजर नहीं आती, उसको आपका एड नजर आता है।
अच्छा भाई, कौन सी हुक्स ऐड करें ईयरबड्स मार्केट के लिए जिससे कस्टमर उस पूरी ऐड से कनेक्ट हो, काइंडली बता दें जो अपना, जो आपने भी यूज किया हो। यार देखो, सन आप जब ईयरबड्स वाली गेम है ना, ठीक है, मार्केट में आप ये सोचो कि यार आप अगर ईयरबड्स बेच रहे हो, ठीक है, आप बाकियों से किस तरह डिफरेंट हो। अगर बाकी सब सेम है ना, आप भी सेम हो, तो रहने दो फिर। ठीक है, वो जो ऑर्डर है ना, उस तरह मार्केट में सब में डिवाइड होंगे। हम्म, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप देखोगे आपकी कितनी सेल्स आनी है। हाँ, अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो प्राइस में या ऑफर के अंदर, या आपके पास तो बहुत ही यूनिक है, बैटरी टाइम ज्यादा है उसकी, ऐसा कोई फीचर है, तो आप उस फीचर के ऊपर आप उनको हुक करो। ठीक है, एंड उसके थ्रू आप उनको बेचो। अगर नहीं है कोई सच डिफरेंस, तो वो प्रोडक्ट ड्रॉप कर दो भाई। ड्रॉप कर दो। अच्छा, प्राइस के ऊपर मैं एक चीज आपको, इन लोगों को बताना चाहूंगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यंगर एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हर कोई बेच रहा है। वो कहते हैं यार हम सस्ता बेचेंगे। यार आजकल ना सस्ता प्रोडक्ट बेचना इज नॉट अ यूनिकनेस। क्योंकि देखो, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं ना, वही जीतना है, उसी ने जीतना है आखिर में ना। क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं ज्यादा नुकसान करने को तैयार हूँ। आप लोग को शायद बुलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता हो। तो इसके अंदर ये होगा कि यार लेट सपोज आपने कहा कि मैं 300 रुपए में एक ऑर्डर मुझे आना चाहिए, तो आई एम सस्टेनेबल। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरी बचत है प्रोडक्ट में 1000 रुपए, बट मैं 2000 रुपए का कॉस्ट पर परचेज लगाता हूँ, मेरा ऑर्डर ही 2000 रुपए में मुझे पड़ रहा है। मैं वो काम तब तक करूंगा जब आप मार्केट से निकल ना जाओ। मैं आपको बिली करूंगा क्योंकि आई हैव मोर इन्वेस्टमेंट, आई हैव मोर मनी देन यू। क्यों आप प्राइस वॉर कर रहे थे? आपके पास कोई निगोशिएटर था ही नहीं, कोई डिफरेंशिएटर नहीं था आपके पास। सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैंने आप कह आपकी रहे हो बस प्राइस मेरा 100 रुपए। बढ़ा के मैंने आपकी एड कॉस्ट बढ़ा के आपको वाइप आउट कर दिया, सिंपल। एग्जैक्टली exactly। मैं फेसबुक को कह रहा हूँ वो 300 रुपए देता है एक ऑर्डर के, यार मुझसे 1000 रुपए ले लो। जब तक वो अपना, क्योंकि आपने एक टाइम पे देखना है यार कि आपको कॉस्ट आ रही है इतनी महंगी, इतना आपका मार्जिन नहीं, आप निकल जाओगे उस मार्केट से। और उसके बाद फिर मेरा गेम है, एग्जैक्टली सारा exactly। गेम ही कुछ उसको बढ़ा देने कुछ का। बड़े ब्रांड हैं हमारे पास, हम उनके लिए करते हैं। ठीक है, उनका बजट का इतना ऐसा कोई इशू है नहीं, तो देर लाइक करो स्पेंड, तो उसके लिए हम लोग ये वाला यार मेथड यूज करते हैं। मैंने एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी आज से 1 साल पहले सीखी थी। आज से तकरीबन 8 महीने पहले अप्लाई किए। एक हॉट प्लेट आती थी, वो मैंने पहली दफा जो है वो बेची। उसके ऊपर वो 3000 रुपए का प्रोडक्ट था, मेरे पास 1700 का पर परचेज गिरा। मैंने कहा मुझे दो। वो सर्दियों का सीजन था, बड़ा अच्छा चल रहा था। तो हमने दो दो ढाई ढाई हजार पीस वो ऐसे ही निकाला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यार इसके अंदर जितने नए बच्चे बेचने आए ना, इन्होंने चले जाना है इवेंचुअली, इनके पास नहीं आएगा इतना महंगा ऑर्डर, ये सस्टेन ही नहीं कर सकते। वो चले गए तो उसके बाद बहुत माल बेचा हमने। तो कभी भी प्राइस के ऊपर ना डिफरेंशिएटर ना रखें अपना। पूरी कोशिश करें कि आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स इस तरीके के हों कि आप सेम प्रोडक्ट बेचें, मैं सेम प्रोडक्ट बेचूं, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो ना बिके और कस्टमर कहे कि यार मुझे इस ब्रांड से खरीदना है, ये प्रीमियम माल बेचता है। एक मिसाल है, मेरे पास दो तरीके के ना प्रोडक्ट्स होते थे आज से 8 साल पहले। बच्चों के बैग्स होते हैं। मैंने एक बैग के आगे ना प्रीमियम लिख दिया था और उसके 500 रुपए बढ़ा दिए थे। मेरे पास ज्यादा डिमांड उस प्रोडक्ट की आती थी जिसके नाम के आगे मैंने प्रीमियम लिखा था। बिकॉज कस्टमर साइकी है यार, कस्टमर कहता है वो महंगी वाली चीज थोड़ा सस्ते में देते हैं, मुझे मुझे सस्ती चीज नहीं चाहिए। तो अगर आप कोशिश करो बिना थोड़े अपना देखो लोगों को, मार्केट में देखो क्या हो रहा है। यार मेरी आदत है लास्ट 8-9 साल से कि मैं यूट्यूब देखे बिना नहीं सोता। आप जर्मन कंटेंट, इंडियन कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट, मतलब यू नेम इट आई वॉच इट। मैं जितने शार्क टैंक्स, ड्रैगन टैंक सब देखा हुआ है मैंने। ये इंडिया के बाद से पाकिस्तान में खासतौर पर मशहूर हुआ है। मैं आज से 7-8 साल पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ ये सारी सारी चीजें कि कहाँ पे क्या स्टार्टअप फंडिंग कर रहा है। $1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज में कितना बनता है, कौन सी कंपनी क्या फंड रेजिंग कर रही है। यूएस में कंपनीज अभी 3-3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंची हुई हैं। इनवीडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, $3 ट्रिलियन जो है उसका मार्केट कैप बन गया है। आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की जीडीपी से कितना 3x 4x वो ज्यादा बड़ी कंपनी बन गई है, एक सिंगल यूएस की कंपनी। तो हमें तो स्केल भी नहीं पता ना, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते, हम अपने बबल में रहते हैं। और हम ये कहते हैं कि यार अफान भाई ने अगर मुझे बता दिया ना कि ये एड स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो बस मैंने साल 2 साल तो उसी के ऊपर पैसा कमाना है। ऐसा नहीं है, अफान भाई ने भी कल को किसी और नई चीज को सीख के आपको बताना है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं। कोशिश करो अपनी रिसर्च ना रोको और जितना हो सके सीखो। मैं हर दूसरे दिन किसी का भी कोर्स कर लेता हूँ, हालांकि मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर
जाके इंस्टीट्यूट के अंदर जाके मैंने कोर्सेज पढ़ाए, बट मैं हर किसी से सीख रहा होता हूँ। मैं अफान भाई से भी सीखता हूँ, मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ। तो कोशिश करें अपनी लर्निंग ना रोके, और कोई एक बंदा अगर कोई चीज बता दे तो वो कयामत की जो है वो निशानियों में से एक नहीं हो जाएगी। आपने मजीद चीजें और सीखनी है, आपने एक्सप्लोर करना है। अपने सीखो, इम्प्लीमेंट करो, नहीं वर्क करती ठीक है एक्सक्लूड करो, नेक्स्ट सीखो, सिंपल। यार आप कोई भी बिजनेस अफान ले लोगे ना, तो आप जो चीज कह रहे हो वो हर बिजनेस में यही है कि यार ट्राई करो, टेस्ट करो, फेल हो जाओ तो दोबारा कोई चीज ट्राई करो। एग्जैक्टली। आप टेस्टिंग का प्रोसेस ना रोको। और इसके अंदर तो मेटा खुद ही आपको जो है वो कह रहा है कि यार आपने टेस्ट करना है, अगर वो फेल हो जाती है दूसरा ऑडियंस सेट टेस्ट करो, वो फेल हो जाता है दूसरा क्रिएटिव टेस्ट करो, वो लिमिट हो जाता है कुछ और डालो, प्रोडक्ट चेंज करो, प्राइसिंग चेंज करो, ऑफर डालो, बहुत सारी चीजें हैं। एक ही चीज पे कभी स्टक ना रहो। सही मेरे है। साथ ऐसा हुआ है कि मेरे एक एक ऐड अब बड़े अच्छे चले हैं कि एक एक ऐड के ऊपर हमारे पास 17,000 ऑर्डर, 23,000 ऑर्डर भी आया है एक ऐड के ऊपर। वो मैंने 6-6 दिन, 6-6 महीना, 8-8 महीने भी चलाए। बट अभी मेरा कोई भी ऐड ऐसा नहीं है जो मैं एक महीने से ज्यादा रन कर पा रहा हूँ। सिंगल कैंपेन मुझे चेंज करना पड़ता है, एबीओ से सीबीओ पे करना है, सीबीओ से एसी पे करना है। तो कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है क्योंकि मार्केटिंग चेंज हो रही है। एक टाइम ऐसा था जब मैं 20-20, 25-25 इंटरेस्ट डाला करता था, हम भर देते थे यार इंटरेस्ट, ये भी है वो भी है, पेरेंट्स भी हैं ये भी है, अब वो चलते थे, वो हाँ, काम पहले करते अपने थे। करते थे, अब बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। और अब तो फिर मार्केटिंग बिल्कुल तरीके से जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले मैंने 1 साल तो बूस्ट पोस्ट लगाई है 2016 के अंदर। मैंने सिर्फ बूस्ट पोस्ट से काम चलाया और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था। कोई कंटेंट नहीं, कोई यूजीसी नहीं, कुछ नहीं, बस आपने पिक्चर डालनी है। उस टाइम आपका ये था कि सिर्फ प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दो, कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया। इतनी अब तो कम एड कॉस्ट आती थी कंपटीशन। ना, इतनी क्या कम चीज? एड कॉस्ट। एड हाँ, कॉस्ट इतनी कम आती थी। मुझे याद है यूएस के अंदर हमारा सीपीएम आता था कोई $3, $5 इस तरह। ये मैं आपको बता रहा 2017 की बात। 2017 की बात। और वो अभी बड़ा आप तो बहुत। सीपीएम कहाँ पे पहुंच चुका है? सीपीएम जो है ना अभी हमारा आता है तकरीबन $100 तक भी आता है। $100, $150। जो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कैंपेन वो $30 तक भी हम ले आते हैं, कुछ में 10 तक भी ले आते हैं। तो दैट मीन्स 1,000 बंदों को दिखाने की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ना 200-250 रुपए के ऊपर काफी टाइम तक चली है सीपीएम हमारा। बट अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डॉलर के प्राइसेस देखो। मेटा पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना था। मेटा का प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना था, ये डिजाइन हुआ था यूएस के अंदर। तो हमें ये भी देखना है कि वो डॉलर रेट के हिसाब से चलता है। अभी अगर हम सीपीएम देखें तो वो हमारा तकरीबन 300-400 रुपए के ऊपर आया है। बट ये भी आगे चले जाएगा क्योंकि जितनी मार्केट मेच्योर होगी, जितना एडवर्टाइजर आएगा, आपने भी एडवर्टाइजिंग करनी है, मैंने भी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उतना ही 1,000 बंदे को दिखाने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं है कि सर मेरी पहले जो है वो 200 रुपए कॉस्ट आती थी, अब 600 रुपए क्यों आ रही है, क्योंकि यार अब सबकी आ रही है। ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी जो है वो अभी भी 100 रुपए आ रही है और आपकी मार्केटिंग बढ़ी जा रही है। अगर बढ़ रही है और मेरी कम आ रही है तो शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और आप जो है वो नई चीजें नहीं सीख रहे। या तो आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मुझे बुली कर सके। अच्छा, हाँ, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मुझे बिली कर सकें। ये बात भी सही है। यार ये मजबूरी भी है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश देन यू। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपसे कोई ना कोई बड़ा आ ही जाता है। खासतौर पे मैं मेटा के अंदर देख रहा हूँ, आपकी कैटेगरी के अंदर बहुत लोग हैं, हर कैटेगरी के अंदर इतना कंपटीशन आ गया है। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी मार्केट इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं हुई है, तो मुझ जैसा कुल जहन भी काम कर सकता है। मेरा कोई टेक का बैकग्राउंड नहीं था, लास्ट 7-8 साल से मेरा टेक का बैकग्राउंड है। उससे पहले तो हम प्योर जो है वो व्यापारी थे। मैंने आपको भी बताया था, मेरे वाले साहब की राइस एक्सपोर्टिंग मिल थी, तो हम तो वही काम करते थे। एक्सेल से ज्यादा उसमें कोई काम नहीं था। ये तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया है, इसमें रिसर्च है, टेस्टिंग है, दिस एंड दैट, यूजीसी बनाए, क्रिएटिव बनाए, टेस्टिंग करें, कंटेंट बनाए। उस काम में कोई कुछ नहीं था। तो मैंने भी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं। आजकल बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं पढ़ के, वो कहते हैं कि सर ये काम बड़ा मुश्किल लगता है हमें। यार मुझ जैसे बंदे जिसको एक्सेल चलाना आता था, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मेरी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है।
मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ई कॉमर्स जो है ना, हम्म। इतना आसान है, इतना आसान है कि अभी मैं स्टार्ट करूँ एंड विद इन अ मंथ मिलियन की सेल आ जाएगी मेरी। हाँ, इतना इजी है। ये चीज आप यूएस में नहीं कर सकते, ठीक है? आपकी यूएस में आप पहले मंथ 10K तक भी ले जाओ ना, बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि वो अलग बात है देखो, कि 1 मिलियन में से अगर 1 मिलियन की सेल लेके आ रहे हो तो 4 लाख तो ऐसी रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है? वो अलग बात है, बट सेल लेके आना कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यार, एक टाइम था, मैंने ना कुछ फंड रेजिंग की थी अपने बिजनेस के अंदर। तो मैंने ना बहुत अच्छे बजट लगा दिए और अच्छी अच्छी सेल्स आ रही थी हमारे पास, तो हम भी दिखा रहे थे कि इतने इतने सीआर की हम मंथली सेल कर लेते हैं। हम्म। बट इवेंचुअली ये हुआ कि वो सेल ना सिर्फ दिखाने के लिए थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैकएंड के ऊपर जितना रिटर्न आता था, जितना हम फोन के आंसू रोते थे, यार मैं कॉल कर रहा हूँ, सामने वाला कॉल पे जवाब नहीं दे रहा, जवाब दे रहा है तो वो कह रहा है भाई ऑनलाइन ऑर्डर तो होते ही रिटर्न करने के लिए। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे भाई मेरी मर्जी ना कि मैं वो पार्सल लूं या ना लूं। मैंने कहा ये नहीं होता ऑनलाइन ऑर्डर का मतलब। तो ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती थी कि यार मेरी टीम बैठी है, वो कह रहे बस भाई मैंने 700 ऑर्डर को कॉल करनी है ना, तो आप समझे कि इसमें 300 ऑर्डर डिस्पैच होगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। क्यों? कस्टमर देने को तैयार नहीं है। तो हमने भी कहा कि यार आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अब हम ये करते हैं कि यार अगर मुझे लेट सपोज 100 रुपए की सेल चाहिए थी, जिसमें मेरा रिटर्न इशू 20% था या 30% था, तो हम कहते हैं कि यार आप 80 रुपीज की सेल ले लें, 70 रुपीज की सेल ले लें, बट आपका रिटर्न रेशो ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के लिए काम ना करो, फिर आप अपने लिए काम करो। आपको घर पे कुछ पैसे भी बच जाएं, जेब में कुछ पैसे बचें, तो फिर बिजनेस चलाने का सेंस बनता है। हम्म। ये बता रहे थे कि यार हमने बड़े पैसे डाले, बड़ी सारी चीजें की। आजकल जितने लोग आए हैं ना, वो दिखाते हैं। मैंने भी अभी रिसेंटली वीडियो डाली कि यार हमने अपने क्लाइंट के लिए विद इन 3 मंथ्स में उसका ब्रांड स्टार्ट किया और उसकी 60 लाख की सेल कर दी, 50 लाख की सेल कर दी। बट उसमें उसके रिटर्न भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने वो मिलियंस ऑफ रुपीस कमा लिए, उसने अपने घर ले गया है। ऐसा नहीं होता। होता तो फिर इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं था। उनको भी बहुत कम मार्जिन बचता है। मैंने एक ब्रेकडाउन की वीडियो डाली थी और मैंने एक एजेंसी पे भी देखी थी। उन्होंने बताया कि यार अगर 10 लाख रुपए की आपकी सेल आती है ना, तो शायद आप 1 लाख या 1.5 लाख रुपए आप घर ले जाओ अपने, शायद। और आजकल जो न्यू मार्केटर्स हैं वो कहते हैं कि यार अगर 10 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है तो मतलब मेरे बैंक में गिरेगा वो पैसे। वो बंदा ये तक नहीं बताता न्यू कमर को कि भाई ये सेल है, इसमें माल के भी पैसे होते हैं, आपने हवा नहीं बेची, आपकी एड कॉस्ट भी निकलेगी, आपके रिटर्न्स भी निकलेंगे, आपकी कैंसिलेशन भी निकलेंगे और आपका डैमेज भी निकलेगा। ये प्यारा पाकिस्तान है, यहाँ कोई कुरियर कंपनी आपको डैमेज करने के बाद क्लेम नहीं बना के देगी। बना के देगी तो वो इतने महीनों में बनेगा कि आप कहोगे यार एक काम कर पैसे रख ले मेरे। ठीक है। अच्छा, यूएस के अंदर जो है ना, रिटर्न यूजुअली बहुत कम होता है, ठीक है? यूएस के अंदर हमारे जैसे लोग नहीं है। यूएस के अंदर प्री पेमेंट है। यहाँ प्री पेमेंट का रिवाज नहीं है। हम्म। यहाँ कस्टमर कहता है मुझे पार्सल तो चाहिए बट पैसे नहीं दूंगा तुम्हें आज। पैसे दूंगा तुम्हें 3 दिन बाद रुला के। वो भी मैं कुरियर को दूंगा, कुरियर रुलाएगा अब तुम्हें। यूएस के अंदर प्री पेमेंट होती है सर। उसने अमेजोन से पार्सल मंगवाना है तो कार्ड लगा हुआ है उसका। यहाँ पे अपन, बिलीव मी, मैं इतनी कोशिश की मैंने कि मेरी प्री पेमेंट्स आ जाएं, भले मेरा 70% ऑर्डर माइनस हो जाए। हम्म। अगर मैं 100 ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे 30 ऑर्डर मिल जाए बट मुझे प्री पेमेंट मिल जाए। मैं नहीं कर पाया। मैंने अपनी वेबसाइट पे इतने प्लगइन्स लगाए, मैंने इतनी ऑफर्स दी कि यार तुम्हें फ्लैट 20% ऑफ देता हूँ, मुझे पहले पैसे भेज दो। पहले पैसे भी पूरे ना भेजना, मुझे 10% तो एडवांस दो। नहीं देते यहाँ पे। यहाँ वो रिवाज ही नहीं है। यहाँ कोई पेनिट्रेशन नहीं है। यहाँ पे ना आपकी प्री पेमेंट की पेनिट्रेशन है, ना आपके डिजिटल वॉलेट किस तरीके के बने हैं। मैं इंडिया की मार्केट को रिसर्च कर रहा होता हूँ ना, इंडिया में यूपीआई गवर्नमेंट ने निकाला है। वहां कोई सब्जी भी लेने जाता है ना तो वो अपना मोबाइल लगाता है, वो पेमेंट करता है और उसको भी कैशबैक मिल रहा है, सामने वाले सब्जी वाले को भी कैशबैक मिल रहा है, दोनों का फायदा है। वो कह रहे हैं यार हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। वहाँ इतनी आसानी है। पाकिस्तान में यहाँ पे इसलिए ऐसा भी नहीं कुछ करते, नहीं पाकिस्तान में इसलिए भी नहीं करते, टैक्सेशन के इशू आ जाते हैं। है। सर तो ये टैक्सेशन आप और मैं तो ठीक नहीं करेंगे। जी यूसुफ भाई, एक सेकंड, यूसुफ भाई थोड़ा नाराज हो गए। अच्छा, दूसरा अच्छा, क्वेश्चन फ्रॉम यूसुफ भाई, आप पूछो सवाल, आपका सवाल ही देखा मैंने।
बल्कि नहीं, एक सेकंड, आपका सवाल आया था एक ऊपर। हाँ, एड्स मैनेजर में जो रूल्स की ऑप्शन है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप या इसके अलावा भी कोई है या सर रिप्लाई, यार आपके रूल वाला जो क्वेश्चन सेक्शन पूछे, है ना। हम अपनी बातें बाद में कर लेंगे, प्राइवेट में कर लेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब ज़्यादा जरूरी हाँ, अच्छा, ये जो रूल्स वाला जो सेक्शन है ना मेटा के अंदर, ठीक है, वो मैं बहुत कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। आई प्रेफर कि मैं खुद मैन्युअली करूँ बाकी चीज़ें, ठीक है। वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप रूल्स वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, बट जो है मैं पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बजट वाला के रूल्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मैसिव लेवल पे स्केल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये रूल लगाते हो यार कि अगर इतना मेरा आरओआई अब तक पहुंच गया है तो बजट डबल कर दो, 20% इंक्रीज कर दो, फला करके आपको उसको ऑटोमेशन के लिए कर सकते हो। बट इससे ये होता है कि जो है ना, बहुत सी दफा आप उसका ट्रैक लूज कर सकते हो कि यार ये चीज खुद कैसे हो गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको खुद मॉनिटर करो, खुद जो है ना वो करो। स्ट्रेटजी फॉर टेस्टिंग, है। यार अभी जो करंटली टेस्टिंग स्ट्रेटजी चल रही है ना, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका एड अकाउंट किस लेवल के ऊपर है, ये ठीक है। सब आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं या आप यू नो बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। आप सिंपली जो है ना एक कैंपेन बनाओ, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कहते हैं, एक कैंपेन बना के उसके अंदर मल्टीपल एडसर्ट्स रखो, ठीक है। लेट्स से कि आपके जो क्रिएटिव हैं वो खुद इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपने उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं, आपने उसके अंदर बाकी प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वो प्रॉपर उस तरह लिखा हुआ है, देन आई वुड से ब्रॉड छोड़ के सारे एड सेट ब्रॉड छोड़ो एंड हर एड सेट में एक एक एड लगा दो एंड उसको टेस्ट कर लो, ठीक है। जो बेहतर वर्क कर रहा है उसका रखो एंड देन उनकी नई कैंपेन बना के आप फर्दर उसके ऊपर स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बट अगर नहीं हो रहा तो वो प्रोसेस बार रिपीट करते रहो जब तक आपको अच्छे क्रिएटिव वगैरह नहीं मिल रहे। आपसे कोर्स करना है सर, या अफान भाई आप कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं अपना? यार फिलहाल तो कोई नहीं कोर्स लॉन्च कर रहा, एक करवाया था बस, ठीक है। उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ जो ग्रुप में थे, तो जिन्होंने कोर्स किया था उनके पास है, उसके अलावा और किसी के पास नहीं है। वो मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है ना उसके अंदर अपलोड कर दी हैं स्कूल कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं अपने जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप वाला, उसमें मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करूँगा। आप उसके अंदर अपनी एंट्री करेंगे, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा एंड देन हम जो है ना आगे प्रोसीड करेंगे कि आपको ऐड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैं हर किसी को उसमें ऐड नहीं कर रहा राइट नाउ, करंटली मैं नहीं कर रहा। फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड Question for both of you. When you have new pixel, you have to train it with एंड दूसरा interest ये है target. कि मेटा की जो है ना स्ट्रेटजीज वगैरह चेंज होती रहती हैं, हर ब्रांड के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर सिचुएशन के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। जो जो कोर्स था पुराना, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है उसमें अभी जो करंटली चल रही है वो तो मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वो बताई हुई हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किए हैं तो अच्छी खासे रिजल्ट आए हैं उसके, ठीक है। बट फ्यूचर के अंदर चीजें चेंज होंगी, तो वो इंशाल्लाह मैं जो है ना स्कूल कम्युनिटी के अंदर विद टाइम अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। और उसके ऊपर ऑब्वियसली सपोर्ट वगैरह भी करनी होगी। अच्छा, क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, व्हेन वी हैव अ न्यू पिक्सल एंड हैव टू ट्रेन इट विद इंटरेस्ट टारगेटिंग, but at the same time you have to test creative also, what should we do? जी बस भाई। Yeah, I think जब भी आपने पिक्सल ट्रेन करना है तो इन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करें, या बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेस्ट क्रिएटिव आल्सो। यार दोनों चीजें टेस्ट होती हैं आपकी। अच्छा, हम कोई भी न्यू क्लाइंट को अगर ऑनबोर्ड करते हैं, या अपना भी मैं बताऊं कि कोई न्यू ब्रांड में खोला है और उसका पिक्सल हमने ट्रेन करना है, तो उसके लिए मेरा तो हमेशा से ये होता है कि हम अपने बजट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स के ऊपर। मेरे पास
एसीएस की कैंपेन भी चलेगी, उसके बाद हम एबीओ कैंपेन चलाते हैं, और सबसे मेजॉरिटी मेरा जो 80% बजट होता है वो एबीओ के ऊपर जाता है। और हर वेबसाइट को हम जो है वो एक एक इंटरेस्ट दे देते हैं, कुछ को ब्रॉड छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास हम देखते हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। पिक्सल ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है, जितने आपके पास इवेंट्स गिरते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ इवेंट्स का डेटा उसके पास आता रहेगा, जितने क्वालिटी इवेंट्स आएंगे, उस हिसाब से आपका पिक्सल जो है वो ट्रेन हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि पिक्सल ट्रेन करने का मकसद ये होता है कि आपने उस डेटा से कोई फायदा भी उठाना है, ठीक है। मेरी एक्सपर्टीज जो है वो इसी के अंदर है। डेटा आपने रिटारगेट कैसे करना है, आपने अपने डेटा को जो है वो तरीके से यूटिलाइज करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाने के लिए। क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं देख रहा हूँ यार, वो 2-2 साल से डेटा ही टारगेट किए जा रहे हैं, जमा ही किए जा रहे हैं, बट उस पर कोई रीटारगेटिंग कैंपेन नहीं है, कोई लुक अलाइक, कोई कस्टम नहीं बनाया हुआ, कोई एक्सप्लोड नहीं मारा हुआ उन्होंने। तो जब आप चलाना शुरू करते हो, आपके पास नंबर ऑफ जो है ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, लेट सपोज आपके पास 10,000 ऑर्डर आ जाता है, ये मैं एक अच्छे से एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने पुराने कस्टमर को एक्सक्लूड भी करना है बहुत सारी कैंपेन में। तो आप वो भी करोगे ताकि आपके पास न्यू कस्टमर भी आता रहे। आप अगर कोई एडवांटेज प्लस कैंपेन की बजट लगा रहे हो, एसीएस कैंपेन लगा रहे हो, तो आपने उसमें भी बजट को डिवाइड करना है कि आप पुराने कस्टमर्स के ऊपर 30% बजट लगाएं, 70% बजट जो है वो आप न्यू कस्टमर्स के ऊपर, या लोकलाइज कैंपेन चला रहे हैं तो आपके क्रिएटिव के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि वो उसमें कोई ऐसी ऑफर हो तो सेकंड टाइम ऑर्डर करने वाले कस्टमर के लिए हो, उसमें कोई डिस्काउंट होना चाहिए, उसमें आपकी लैंग्वेज इस तरीके की इस्तेमाल हुई हो कि आप कस्टमर से उस कस्टमर से बात कर रहे हो जो आपके ब्रांड को जानता है। तो आपने अपने ब्रांड के बारे में नहीं, अब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में और ऑफर्स के बारे में बताना है। आपने जब पहला ऐड अपने कस्टमर को दिखाना है, जो न्यू कस्टमर है, जो आपकी कोल्ड ऑडियंस है, तो उसमें आपने अपने ब्रांड के बारे में बताना है। तो मतलब ये चीजें देखें, आपका पिक्सल भी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा। बाकी हर दफा, हर साल, हर 3-6 महीने बाद स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। कभी आप एबीओ कैंपेन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका 80% बजट जा रहा है, कभी आपने सिर्फ ब्रॉड लगानी है एबीओ कैंपेन के ऊपर, कभी आपने सिंगल इंटरेस्ट ज्यादा टारगेट करने हैं। एक टाइम था जब हमारे 5-5 इंटरेस्ट भी चलते थे, एक टाइम था जब 30-30 इंटरेस्ट भी चलते थे। तो आपने ये चीज देखनी है कि यार हर तरीके की कैंपेन लगा के देख लो, अपना बजट थोड़ा एलोकेट करो, और ये देखो कि आजकल क्या चल रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जो फेसबुक मेटा से कंसल्टेंसी नहीं लेते, जो आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन आया करे तो यार जो है वो फौरन जो है उसको ऊपर मूव ऑन हो जाया करो। क्योंकि मैंने जितनी मार्केटिंग सीखी है वो सीखी ही मेटा के एसोसिएट से। हमारे पास मैंने अपना फॉर्म आपको बताया था कि दिल्ली से जो है वो एक साहिल चौधरी, तो वो मेटा के हेडक्वार्टर में होते हैं दिल्ली में। तो उनको मैंने ट्रांसफर करवाई थी, तो अपना एड अकाउंट्स। तो अब वो जो है आई थिंक तकरीबन 2-2.5 साल से मुझे जो है वो डील कर रहे हैं। यार वो बंदा हमारी मार्केट को हमको ज्यादा बेहतर जानता है। मैं उसको सिर्फ अपने गोल्स बताता हूँ, अपनी कैंपेन्स बताता हूँ मुझे किस तरीके से स्केल करना है। वो मुझे खुद ही न्यू स्ट्रेटेजीज बताता है। वो कहता है आप एक काम करें, अगर आपको 1 महीने बाद ये कैंपेन इतने इतने लेवल के ऊपर चाहिए, आपको इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने हैं, और ये आपका मैक्स कैप है, तो आप एक काम करो, आप 3% कस्टम के ऊपर जाओ और अपनी ऑडियंस लगा के छोड़ दो, या आप 2% लोकलाइक लगाओ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेटा को हमसे ज्यादा अच्छा स्टडी करते हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है, हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है वो बंदा हमें ज्यादा बेहतर बता सकता है कि यार आप ये चीजें टेस्ट कर लें। तो कोशिश करें कि फेसबुक की कंसल्टेंसी कॉल अगर आप लोगों को मिले तो यार उसके ऊपर फौरन हॉप ऑन हो जाया करो, फौरन चले जाया करो। अच्छा, बाकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है फार्म, अगर कोई न्यू पिक्सल है तो आप किस तरीके से ट्रेन करोगे अभी की मार्केटिंग को देखते हुए? ठीक है। अच्छा, तो कोई नया ब्रांड है ना, ठीक है। एक तो हमने हम्म, उनको ट्रेन के पिक्सल को भी ट्रेन करना है, ठीक है। एंड हमने क्रिएटिव टेस्टिंग भी करनी है साथ में, बिल्कुल। राइट। आई हैव टू मेक श्योर सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली हर उसके जो है ना लाइक स्ट्रेटजी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है ये सीन, ठीक है। पहले हम क्या करते रहते थे, हम लोग सिर्फ ब्रॉड पे छोड़ के, पहले ब्रॉड पे छोड़ देते थे, एंड देन हम लोग जज करते थे कौन सा क्रिएटिव अच्छा है, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग जाते थे अपने पिक्सल को ट्रेन करने की तरफ, ठीक है। हम देन उसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट वगैरह लगा के एक सर्टेन डायरेक्शन देते होते थे ऐड को, ठीक है।
अब क्या होता है कि हम ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। हम एक तो अपने क्रिएटिव को इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कीवर्ड वगैरह मैंने आपको बताया हम वो ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। देन सबटाइटल्स वगैरह वो अभी जितने ऐड मैं रन कर रहा हूँ सब में सबटाइटल्स में डालता हूँ, ठीक है। सबटाइटल समझे कि जरूरी हो गया, ठीक है। अगर आपने अपनी कैम क्या कहते हैं जो आपके क्रिएटिव्स हैं उसके अंदर सबटाइटल्स नहीं डाले हुए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा खासा चंक मिस कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले सबटाइटल्स लाजमी डालो, ठीक है। एंड सबटाइटल्स के अंदर जो है ना मेक श्योर कि आप अपने इंटरेस्ट के कीवर्ड्स डालो, ठीक है, इन अ सेंटेंस ऑब्वियसली। आपने कि वो अजीब ही ना लगे कि यार ऐसे रैंडमली ये कीवर्ड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज ऐड करनी है, बिकॉज मेटा जो है आप जो भी क्रिएटिव अपना अपलोड कर रहे हो, ठीक है, वो उसका एक एक फ्रेम लेगा एंड उसको रीड करेगा, ठीक है। हर एक एक फ्रेम को रीड करेगा, वो देखेगा कि यार इसने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, एंड देन उसको अपने एआई के थ्रू टारगेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप जो भी प्रोडक्ट की वीडियो दिखा रहे हो ना, ठीक है, या प्रोडक्ट शो कर रहे हो, ठीक है, वो विजिबल होना चाहिए किसी इंसान को लिए नहीं, पहले किसी रोबोट के लिए, ठीक है, कि उसका बैकग्राउंड ऐसा हो कि रोबोट उसको जो है ना आसानी से पहचान सके कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, एंड वो उसके अकॉर्डिंग टारगेट करे। अब आपने देखा होगा अक्सर कि यार आप जो है ना शो कर रहे होते कि यार प्रूव कर रहे थे एक्चुअली कि यार मैं रोबोट नहीं हूँ, एंड देन उसके अंदर वो ऐसे पजल्स उन्होंने डाले हुए होते हैं जो कि एक रोबोट सॉल्व नहीं कर सकता, एंड वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े जो है ना उनकी ऐसी होते हैं जो विजिबली जो है ना इतने क्या कहेंगे यार उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते कि रोबोट उसको जज कर सके कि यार ये क्या चीज है। बचा लेते हैं मैं तो यू हैव भाई। टू मेक श्योर कि आप जो भी एड वगैरह लगा रहे हो वो इतना सिंपल हो कि वो बंदा जो सॉरी बंदा नहीं जो एआई है वो खुद डिटेक्ट कर लेगा ये प्रोडक्ट क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मार्केट करे। बैक टू द क्वेश्चन। तो हम लोग दोनों चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड उसमें बिल्कुल ब्रॉड छोड़ते हैं हम, क्रिएटिव भी टेस्ट हो जाता है, एंड देन क्रिएटिव के थ्रू हम लोग उसको इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देते हैं कि वो टारगेटिंग भी उस लिहाज से कर रहा होता है। तो वी आर गेटिंग द रेलिवेंट ऑडियंस फॉर द रेलिवेंट प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक कस्टमर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि वो किस टच पॉइंट से आया थ्रू एड मैनेजर। अच्छा, ऑर्गेनिक कस्टमर्स जो है ना आपको यूआरएल पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे उसके लिए, एग्जैक्टली। क्योंकि उसके थ्रू आपको पता चलेगा, एंड देन वो आपको GA4 टूल यूज करना पड़ेगा जो गूगल एनालिटिक्स है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा जितने भी आपने यूआरएल पैरामीटर्स यूज किए हैं, ठीक है। वो अपने आप कस्टम बना लो, ठीक है, कि कौन सा बंदा कहाँ से आया है, क्या कौन सा लिंक क्लिक करके आया है, सर्च करके आया है या फिर ऐसे आया है, वो सब आपको वहां से पता चल जाएगा, एंड देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। हाउ आई गेट क्लाइंट्स, नुमान सलमान का सवाल है। अच्छा, जो क्लाइंट वाला सीन है ना यार, एक तो मैंने अभी रिसेंटली मुझे क्लास भी करनी थी, ठीक है। कोर्स करने खत्म होने के बाद मुझे काफी लड़कों ने बोला था मैं जो है ना उसकी क्लास चाहिए, तो वो पेंडिंग पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा उसके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इसके लिए कुछ डाटा गैदर करना होगा, वो सब चीजें करनी होंगी। तो बट मैं आपको एक बल्कि कुछ बताने से पहले आई हैव टू आस्क यू समथिंग। आपने कोशिश कितनी की है क्लाइंट को ढूंढने की? पहले मुझे वो दिखा दो यार मैंने ये चीजें ट्राई की हैं, ये काम नहीं कर रही। आप पहले मुझे वो दिखाओ, देन मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या आपको क्यों नहीं मिल रहा क्लाइंट। आप कितने वेन्यूज पे गए हो, कितनी कोल्ड आउटरीच कर ली है आपने, कितने लोगों के मैसेजेस किए हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यार कहाँ पे फेल हो रहे हो आप, और जो ये क्लाइंट कहाँ आपको पे मिल गए हैं, जो क्लाइंट मिल गए उनका काम कैसा किया आपने। हम्म, क्योंकि अगर आपने किसी एक क्लाइंट का भी अच्छा काम किया ना, वो इतने रेफरल लेके आएगा आपके लिए कि आपको मजीद आउटरीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा यार ये चीज जो आप बता रहे हो ना, ये तब सही समझ आती है जब ये चीज हो जाती है आपके साथ। मुझे भी काफी लोग कहते थे कि यार आपको रेफरल के थ्रू बहुत क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप क्लाइंट रिटेन करोगे तो आपका चर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कोशिश करोगे न्यू क्लाइंट्स के ऊपर ही ना लगे रहो हमेशा कि आपके पास न्यू क्लाइंट एवरी मंथ आते रहें, आपके हम्म। जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि वो आपके पास से ना जाएं, वो रिटेन हो जाएं। तो मैंने आज शाम में भी हमारी जब बात हो रही थी मैं आपको ये बता रहा था कि यार हमारा सक्सेस रेट रेशो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, क्योंकि हम ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर नहीं जाते,
हम कहते हैं कि यार 10 में से एक बंदा मेरे पास आ जाए, बट हम उसको रिटेन कराएं। और उसको मैंने आपको ये भी बताया कि यार हमारी कोशिश क्या है कि हम किसी भी क्लाइंट को किसी तरह ओवर कमिट नहीं करते। हमें बहुत डर लगता है इस चीज से कि यार मैं आपको एक दिन में सेल दे दूंगा, मैं आपको एक दिन में मिलियनर बना दूंगा। इस चीज से बड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि हम्म। हमने अपना काम भी किया है, तो आई नो कि यार ये चीज डबल शाह वाला गेम ना पाकिस्तान में बहुत होता है। और कस्टमर खुद चाह रहा होता है कि यार आप बस मुझे बता दो कि मैं कितने टाइम में मिलियनर बन जाऊंगा, ये मेरे 2 लाख रुपए ये लगा दें और अपना ब्रांड बना दें। तो इस तरीके से नहीं होता। अगर आप क्लाइंट आउटरीच भी करना चाह रहे हो तो आप देखो कि जो अच्छी एजेंसीज चल रही हैं वो किस तरीके से टारगेटिंग कर रही हैं। मैं एक सिंपल सा आपको जो है वो तरीका बता देता हूँ जो हम भी ट्राई कर रहे होते हैं। वो ये है कि आप एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाएं, आप अपने 10 कीवर्ड जो है वो अच्छे से अच्छे निकालें, 10 इंडस्ट्रीज के। ये हमारा अपना तरीका है। तो आपने आज के दिन लेट सपोज आपने कहा कि मैं वॉचेस की कैटेगरी को जो है वो टारगेट करूंगा, आपने एक पीपीटी बनानी है समराइज वॉचेस के ऊपर कि आप जितनी वॉच कंपनीज हैं उनको जो है वो आज टारगेट कर रहे हो। और आपने थोड़ी बहुत चेंजेस कर देनी है इन टर्म्स ऑफ उनके वॉच ब्रांड का नाम और कंपनीज के नाम वगैरह, उनके जो सीईओज हैं या जो भी मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो, उनके नाम आपने डाल देने। वो पीपीटीज आपने एड्स मैनेजर पे जाके वॉचेस लिखना है, आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, जितने लोग एक्टिवली वॉचेस के एड्स लगा रहे हैं, जो कंपनीज लगा रही हैं, आप लिंक्डइन पे जाओ उनको सर्च करो। थोड़े बहुत आपको एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। लिंक्डइन पे जाओ उनको सर्च करो, उनको वो पीपीटीज फॉरवर्ड करो। इस तरीके से आप 20 जो है वो अपने पास कीवर्ड्स निकाल के रखो, 20 दिन ये काम करो। अगर आपके पास क्लाइंट ना मिला तो मुझे मैसेज करो। तो मैं सिर्फ ये चीज देखूंगा कि अगर आपने ये काम सही से किया है और तब भी आपको क्लाइंट नहीं मिला तो आई विल गिव यू माई क्लाइंट। और मैं आपको 110% बता रहा हूँ ये चीज वर्क करती है। इस चीज को ट्राई करके देखो एक दफा। नहीं वर्क करे तो मेरे पास आना, मैं आपको बता दूंगा यार ये मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये हमारी डेली आउटरीच हो रही होती है। ये मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ। अगर यूएस का क्लाइंट आपको चाहिए तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं, वो अफान आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आप तो पाकिस्तान में एड लाइब्रेरी खोल के देखो, आपको 100 में से 10 एड्स ऐसे मिलेंगे जिनके एड्स ही सही नहीं बने हुए। और आपको अगर अच्छी मार्केटिंग आती है तो आप बहुत आराम से पता लगा लोगे कि यार आपका कन्वर्जन पेज अच्छा नहीं है, आपका लैंडिंग पेज में मसले हैं, आपकी कन्वर्जन अच्छी नहीं होनी। तो आप उनको वो चीजें पिच करो, आप उनको सेल्स पिच करो, आप उनको बोलो कि यार आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है, आपकी क्रिएटिव्स अच्छे नहीं है, आई विल इम्प्रूव दैट। तो हर बंदा पैसे देगा आपको, क्योंकि आप उस बंदे को टारगेट कर रहे हो जो एक्टिवली एड्स के ऊपर पैसे लगा रहा है। जो तो उन्होंने अगर नहीं आप उसको मांगा पैसे बचा आप दोगे तो उससे वो जरूर ज्यादा आपको उनको बता प्रोवाइड देगा। करो। क्या चीज? जो उन्होंने नहीं मांगा आप उससे ज्यादा प्रोवाइड करो उनको। बिल्कुल। ये चीज लाजमी ओवर कमिट ना करो, बट काम ज्यादा कमिट कर दो, काम ज्यादा करके दे दो। हम्म। तो ये बड़ी अच्छी चीज आपने कही है कि यार इससे क्लाइंट बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ी आगाही भी दो क्लाइंट्स को ना। मैंने बताया कि हमारा मोटिव होता है कि वी एजुकेट, वी इनेबल, देन वी मार्केट। कि हम सबसे पहले एजुकेशन देते हैं क्लाइंट को, उसके बाद हम उसको इनेबल करते हैं कि वो जो एजुकेशन तुम्हें दी थी तो अब तुम चेक भी कर सको, हमें मॉनिटर भी कर सको कि हम कर क्या रहे हैं तुम्हारे पैसों के साथ। उसके बाद हम मार्केट करेंगे, दैट्स आवर थर्ड स्टेप। तो इस हम्म। तरीके से अपनी कोई पॉलिसी बनाओ कि ट्रांसपेरेंसी रखो। सामने वाला भी अगर आपको पैसे दे रहा है वो आपको $1000 पे कर रहा है या आपको $10 पे कर रहा है, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो, थोड़ा ओवर डिलीवर कर दो। तो आपके पास इतने क्लाइंट्स आएंगे कि आपसे हम सीखेंगे सर कि क्लाइंट किस तरीके से लाते हैं। सर मैंने अच्छी ब्रांडिंग करके बेची है गेस्ट को। वीड बेच दिया। गेस्ट को बोलने नहीं दे रहे होस्ट, वेरी गुड। यार मैंने गेस्ट को मना नहीं किया बोलने से। गेस्ट प्लीज, सवाल बहुत आ रहे हैं तो आप जवाब दें उनके। यार मैं उनके जवाब दे रहा हूँ जिनके जो है ना आपको जवाब नहीं मिल पा रहे, तो मैं इनकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड जो जवाब बासित भाई आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सही दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको करेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो कोई ऐसे कोई ऐसी चीज़ बोलेंगे जिसमें मैं एग्री नहीं करता तो मैं ऑब्वियसली उनको बोलूंगा कि यार ये चीज़ है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। तो तो बिल्कुल यार, मैं भी आपसे सीख लूंगा।
Personal branding is best, I think. Yes, personal branding is very important. खास तौर पे these days it is the most important part of your brand. अगर आपने personal branding कर ली, आपका अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से वन ओ वन कनेक्शन बन जाता है, आपकी जो कन्वर्जेंस है वो बहुत हाई हो जाती हैं। तो कोशिश करो कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। आप क्लाइंट्स का काम करो, बी टू बी हो, बी टू सी हो, सबके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देगी आपको। देसी। यार ये सलमान भाई कौन है? यार सलमान? हमारे ग्रुप में सलमान भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई नो हिम। ठीक है, तो सलमान भी हैं क्या ग्रुप पे? सर आपको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सलमान भाई आई गेस नहीं है। सर देसी का क्या सीन है इंटरनेशनल मार्केट में? कि बासित नाम है, आई थिंक। आपको, मुझे नहीं समझ आया आपका सवाल। देसी पकवान पूछ रहा है गेस। अच्छा, देसी पकवान का क्या सीन है इंटरनेशनल मार्केट में? यार इंटरनेशनल मार्केट में देसी पकवान का आई डोंट थिंक सो कि मुझे खैर इतने को नॉलेज नहीं है, वो फान ज्यादा बेटर बताएंगे आपको। यार इंटरनेशनल मार्केट में है काफ़ी सीन उसका, बट अगेन अवेलेबिलिटी और जो बाकी वहाँ डीलर्स वगैरह है ना वो आपको आने नहीं देंगे। स्टोर में मिल जाते हैं अवेलेबल इजीली, इतना कोई इशू नहीं है। भाई मुझे नहीं दिख रही किधर है सलमान भाई। आप अगर हैं इधर तो रिक्वेस्ट करें, हम आपको ऐड करते हैं। है ये किसी ने लिखा है कि यू शुड स्टे कंसिस्टेंट एंड मेक फेक एड्स। यार ये चीज ना मैं अपने हर बैच के अंदर स्टूडेंट्स को कही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी ब्रांड भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या यू आर जस्ट थिंकिंग कि आपने स्टार्ट करना है ब्रांड, तो आप आपको रिजल्ट तो खास तौर पे नहीं मिलेगा, बट आपकी टेस्टिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डेली एड्स बनाओ अलग अलग चीजों पे। जाओ सर्च करो, देखो टैम क्या होता है। टैम इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, देखो आपका एड्रेसेबल कस्टमर कौन है, उसकी ना आप पूरी प्रोफाइल बना बना के अपने पास रखो। मैं जब भी एड्स नहीं रन कर रहा होता ना, मैं पूरे पूरे चार्ट्स बना के रखता हूँ कि दिस इज माय वॉच। तो इसका टाइम क्या होगा, उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होगा, उसकी एवरेज कार्ट वैल्यू क्या है, उसके कितने कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में, कितने साल से कि कितने साल तक के कस्टमर की प्रोडक्ट खरीदेंगे, एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए, प्राइस ब्रैकेट क्या होना चाहिए, वेल्थ ब्रैकेट क्या होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें अपने पास लिख के रखोगे, नहीं अपनी रिसर्च करोगे तो आगे जाके बहुत काम आएगी। तो अगर आपके एड्स नहीं भी रन हो रहे तो इस तरीके से काम करके देखो, आपकी जो माइंड है वो बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एड्स के लिए, रिसर्च बड़ी अच्छे से कर पाओगे। मिनिमम टेस्टिंग डेज यार, आप मिनिमम एक वीक तो टेस्ट करो बिना एड्स को छेड़े। आप जितना ज्यादा एड्स को छेड़ोगे वो उतना ज्यादा खराब रिजल्ट। तो वक्त दो चीजों को ना, मिनिमम 7 डेज तो आप दे दो लाजमी। मिनिमम टेस्टिंग डेज हो गया। अफान भाई कोर्स की फीस क्या है? ये अफान भाई के लिए होगा सवाल। हाउ टू डू प्रैक्टिस ये बता दिया है हमने। पहले बड़े सवाल आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। ऑर्गेनिक कस्टमर को कैसे मॉनिटर करें, ये भी हो गया है। यस ही इज हेयर, यो का मैसेज है। सलमान भाई को ऐड करें। यार सलमान भाई अगर आ गए हैं तो जरूर ऐड करते हैं सलमान भाई को, तो मैसेज कर दें। आई गेस लाइव खुद बंद होने वाली है। पता नहीं वो हाँ, टाइमिंग होती है लाइव की 40 मिनट्स कुछ करके। नो आई थिंक 40 मिनट्स नहीं, बट ये वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अच्छा, 5 मिनट के अंदर इसको एंड करते हैं। क्योंकि हमने भी तो जो है वो दूसरी चीजें करनी है। अगर किसी का कोई सवाल है रह गया है तो आप अभी पूछ लें, अब मुझसे या फान से। उसके बाद फिर हम
एंड करेंगे इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच यार। मेरी तरफ से जो है वो बहुत माजरत की काफ़ी डिस्टॉर्शन आ गई थी ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम्स। हालांकि मैं पहले से प्रिपेयर्ड तो था इस चीज़ के लिए। हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट बैकअप पे रखे हुए थे, बट एकदम से आई डोंट थिंक, तो पता नहीं क्या हुआ है, इंटरनेट हमारे सारे बंद हो गए। तो अब मोबाइल का इंटरनेट हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग को सीखने को ही मिला होगा। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो इतने ज़्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं कर सके। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी दिन भी प्लान कर लेंगे। और अगर किसी को भी कुछ पूछनी हो तो ज़रूर मैसेज करें। व्हाट शुड वी डू नाउ ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, फायरवॉल एंड ऑल। यार यार देखो, फायरवॉल से ना अभी सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी जितनी भी आप समझो कि कोलेटरल है ना, उसको आने में टाइम लगेगा। तो अभी तो टू अर्ली है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे आपके बिजनेस में। एक तो इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बिना इंटरनेट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि और कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तब भी चलेगा जब आपके पास इंटरनेट होगा। देखो, फायरवॉल के अभी तक हमारे पास तकरीबन कोई इतने खास रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या मजीद इश्यूज आने। देखते हैं, एक आध महीने देखते हैं। बनाना गवर्नमेंट सेम इश्यूज इन होल कंट्री। बनाना गवर्नमेंट नहीं, बनाना रिपब्लिक। एग्जैक्टली सेम। मैं अगर आपको अपने ऑफिस का इंटरनेट स्पीड बताऊं ना, तो आप कहोगे यार दिस इज टू मच, बट वो चलता है ऐसे ही कि उससे अच्छा 3G होता है। हम सिर्फ पैसे देते हैं इंटरनेट यदि सर्विस मैं के। 20% बजट इंक्रीज इज रिकमेंडेड, या भाई मैं 20% कभी नहीं करता। मैं हमेशा डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल $100 स्पेंड कर रहा हूँ, मैं 200 पे जाता हूँ, फिर 200 से 400 जाता हूँ, 400 से 800 जाता हूँ। ठीक है। तो जितना लर्निंग के अंदर जा रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए अच्छा है, वो अच्छी से अच्छी ऑडियंस लेके आ रहा है आपके लिए। आई डोंट नो लोगों ने अच्छा, रमान लर्निंग को भाई, इतना वो क्यों नहीं काइंडली किया। आंसर। रमान भाई, क्वेश्चन क्या था आपका यार, जरूर पूछें। यार ये रमान भाई का क्वेश्चन है ये। एड एक्सपर्ट हैं, हमने इनसे बड़े एड्स लगाना सीखे हैं। और इनकी बड़ी जबरदस्त तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं इस बंदे की ना। रमान भाई, कोई सवाल है तो जरूर पूछें सर। काइंडली आंसर में आप सवाल पूछ लें दोबारा। तो अभी लाइव चैट ओपन ही है, तो जैसे ही आपका सवाल आएगा इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा आपको। रहमान भाई, आपका क्या क्वेश्चन था, प्लीज एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। ये रहमान भाई इधर ही पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हैं, यूएस में? यार ये रहमान भाई पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हैं, और काफी बड़े ब्रांड्स को जो है वो डील कर रहे हैं। मतलब हम्म, सेल्स भी जो है वो माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त करके देते हैं ये। माशाल्लाह। यार रहमान भाई, कोई सवाल है तो सर पूछें आप जरूर, या तो हम सवाल पूछ लें आपसे। आंसर नहीं बेटा, दोबारा क्वेश्चन पूछें, अभी आंसर मिलेगा आपको। हाजिर है आपके लिए। बट रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। अभी ये तो रमान भाई ने पूछ लिया है। मैं आईफोन कवर्स की सेलिंग कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस बहुत नैरो है, मुझे क्या करना चाहिए स्केलिंग के लिए? ये अपान भाई आप बताएं। यार आई डोंट थिंक इतनी कोई नैरो ऑडियंस है। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वो लगा रहे हो ना, लाइक जो मोबाइल के आप उसमें चूज करने का आता है आपके पास कि एक सर्टेन मोबाइल यूजर्स को आप टारगेट करें, वो काइंडली ना करें। ठीक है। आप अपने कीवर्ड्स वगैरह के अंदर, अपने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर जो है ना मेंशन कर दो कि आईफोन कवर्स, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को कर रहा होगा, उससे आपकी एड कॉस्ट भी कम आएगी, ऑटोमेटिकली टारगेट भी कर रहा होगा। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अच्छा खासा स्केल कर सकते हो उसको। बहुत लोग हैं आईफोन जो यूज करते हैं पाकिस्तान में।
नॉन पीटीए करते हैं मगर करते बहुत है। हाँ पीटीए करते हो, सही बात है। सबके पास नाम पीटीए है। ऐसे ही है। खासतौर पर कराची में सोच भी नहीं सकते पीटीए लेने का यार। हाँ कराची में तो नहीं फायदा भाई। बिल्कुल। अच्छा बस लोकेशन का अफनान भाई आप एग्रेसिव स्केलिंग करते हैं, मैं बहुत एग्रेसिव स्केलिंग करता हूँ। मैं 6 मंथ्स के अंदर $1 million तक पहुंचा देता हूँ भाई। बिल्कुल अहमद, वी हैव सेकेंडरी फोन्स, वी ऑल हैव सेकेंडरी फोन्स इन कराची। आप एक मोबाइल नहीं खरीदते, आप एक पे एक फ्री खरीदते हो। अफान भाई एग्रेसिव स्केलिंग करते हैं, ओके। रहमान भाई को जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच रहमान भाई कि आप हमारी लाइफ में आए। यार आई थिंक सवाल हो गए हैं सबके। बाकी बाकी जो नहीं हुए वो ग्रुप के अंदर उनको जवाब मिल जाएंगे। पूछ लेंगे ग्रुप के अंदर, वैसे भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लोग हैं और बातें चल रही होती हैं। तो थैंक यू सो मच यार अफान कि आप आए, बट आई थिंक मैं गया था, आप होस्ट थे, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई। स्टार्ट भी आपने किया और ज्यादा जो है वो मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाया बीच के टाइम में, मैं चले भी गया, ऑफ भी हो कोई गया। मसला नहीं। तो आई एम रियली सॉरी यार। और जो लाइव देख रहे थे उनसे भी बहुत माजरत, इस तरीके से हो गया। और वरना हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ लाइव करते हैं इंशाल्लाह, किसी और दिन भी कर लेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। अगर ये लाइव शेयर हो जाएगी तो इसके बाद आप लोग दोबारा से जो है वो अपने सवाल अगर किसी के रह गए, अब हमने जवाब दिया और आप उस टाइम थे नहीं, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद। थैंक यू अफान। आप इसको बस शेयर करके ना वो अगर लेफ्ट कर देना तो हम जरूर शेयर कर जरूर, देते हैं। मैं वो शेयर कर दूंगा। ओके अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह।